यदि आज आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं है जितना होना चाहिए था, या आज आपका बैंक अकाउंट खाली पड़ा हुआ है, तो आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा। बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखने की मैं कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं, हाईली स्किल्ड हैं, बहुत योग्य हैं, अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं, मगर फिर भी उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं है जितना होना चाहिए था, या फिर उनके बैंक अकाउंट्स खाली पड़े हुए हैं। आज पूछा जाए ऐसा क्यों है, तो उनके पास इसका जवाब नहीं होता। वो कहते हैं मैं अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट हूं, मुझे अपने काम में एक्सपर्टीज है, मैं स्किल्ड हूं, मैं इतना योग्य हूं कि मुझे आज इतना पैसा मिलना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों मुझे उतना धन नहीं मिलता, पता नहीं क्यों मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रुकते, मैं नहीं जानता मेरा बैंक अकाउंट खाली क्यों रहता है। मैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। मैं जितना समझा हूं उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो है रीजन का नहीं होना। विदाउट रीजन लाइफ का चलना। आपके पास रीजंस नहीं है अपने लाइफ के लिए, अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने कल के लिए। अगर आपने रीजंस तय क्यों नहीं किए हैं कि मुझे पैसे क्यों चाहिए, कितने चाहिए, किसके लिए चाहिए, क्या करूंगा मैं उस पैसे से, कैसे कमाऊंगा उस पैसे को, यदि पैसा आएगा उसको कैसे बढ़ाऊंगा, आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास वजह नहीं है, आपके पास रीजन यदि नहीं है, आप इस वीडियो को सुनिएगा जरूर। दो वजह होती हैं, दो तरह के रीजंस होते हैं, एक भीतरी वजह, एक बाहरी वजह। एक वजह हो सकती है आप खुद हो, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, मुझे अपने आप को जस्टिफाई करना है, मुझे अपने आप को इस काबिल दिखाना है इस दुनिया को कि हां मैं इतना योग्य हूं कि मैं इतना धन कमा सकता था, 8 डिजिट में मैं हर महीने अर्न कर सकता था, मगर मैं नहीं कर पा रहा हूं, मगर मैं अब करूंगा। मैंने यह डिसाइड कर लिया है, आपने रीजन पा लिया है कि मुझे रीजन यह है कि दुनिया को दिखा देना है, रीजन यह है कि अपने आप को प्रूफ कर देना है, रीजन यह है कि मैं यह हूं, यह मुझे सबको बता देना है कि मैं वो नहीं हूं जितना मैं कमा रहा हूं, मैं वो नहीं हूं जितना मैं कमाता था, मैं वो हूं जो मैं कमा सकता हूं और मैं कमा कर दिखाऊंगा। वजह तो तय कीजिए, वजह तय कीजिए, रीजन तय कीजिए अपनी जिंदगी में। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे हैं उनके पास, बहुत काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम, खूब काम करते हैं और ज्यादा कमाने के लिए। उनसे मैं पूछता हूं क्यों चाहिए तुमको और पैसा, किस लिए और कमाते हो? उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक वजह होती है, बोलते हैं मेरे पास रीजन है, मैं पैसा कमाता हूं, मैं खुश रहता हूं। कितनी बड़ी वजह है, वो खुश रहने के लिए पैसा कमाते हैं। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कि यह बात कहते हैं मेरे पास इतना धन आ जाए, इतना सर्टेन अमाउंट आ जाए, मैं काम करना बंद कर दूं, आराम से ऐश की जिंदगी जीऊं उस पैसे से। माफ कीजिएगा, ऐसे लोगों के पास ना तो कभी धन आया है, ना कभी धन आएगा। यदि रीजन पैसा कमाने का यह है कि मैं कमा करके आराम लुफ्त उठाऊं, आराम करूं, तो पैसा ना तो आया है तो रुकेगा नहीं, और आया है तो चला जाएगा। हमेशा अपने लाइफ में पैसे कमाने का रीजन इतना स्ट्रांग रखिए, रीजन इतना बड़ा रखिए कि पैसा यदि आए रुके, पैसा आए बढ़े और बढ़ता चला जाए।
मैं ये नहीं कहता लोभ कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि एक सीमा नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि अथाह अनंत ही अंत है, मैं नहीं कहता। मगर यह भी ठीक नहीं कि जो आ रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड हूं। सेटिस्फाइड होंगे बात नहीं बनेगी। आपके पास जितना है उसको बढ़ाना आपका फर्ज बनता है, आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी बोल रहा हूं मैं यहां पे, बहुत स्ट्रांग वर्ड है ड्यूटी। मेरा फर्ज बनता है कि जो मेरे पास है मैं उसको बढ़ाऊं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको इसलिए कमाऊं कि खुद को प्रूव कर सकूं। दुनिया के सामने किसी को प्रूव नहीं करना है, अपने आप के सामने अपने आप को प्रूव करना है। दूसरी वजह पैसे कमाने की जो मैं लोगों को बताता हूं, अपने परिवार के लिए पैसे कमाइए। रीजन रखिए कि मुझे अपने परिवार के लिए पैसे कमाना है, मुझे अपने बच्चों के लिए पैसे कमाना है, अपने फ्यूचर के लिए पैसे कमाना है, अपने कल के लिए पैसे कमाना है, अपने आने वाले के लिए पैसा कमाना है। यदि आपने यह गोल भी रखा है, यह भी रीजन रखा है, बहुत स्ट्रांग रीजन है पैसे कमाने का और पैसे आने का। जिन लोगों के यह रीजन होते हैं कि मैं अपने फ्यूचर के लिए पैसे कमाना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए पैसे कमाना चाहता हूं, वो आज को जला देते हैं, वर्तमान को और जो है उसको एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। वो इसलिए कमा रहे होते हैं कि मुझे वह दे देना है अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जो उनको मैं नहीं दे पाया हूं, जो उनकी मुझसे एक्सपेक्टेशन है और उनकी जो मुझसे अधिकार है, या उनका अधिकार है कि आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनको वह दें जो उम्मीद करते हैं और जो डिजर्व करते हैं। वो किससे उम्मीद करेंगे? किससे? यदि आपके माता पिता कोई तीर्थ करना चाहते हैं तो किससे उम्मीद करेंगे वो तीर्थ करवाए? किससे? आपसे उम्मीद करेंगे, आपसे। आपके रीजन में लिखा होना चाहिए कि मैं पैसे इतना कमाऊं और इसलिए कमाऊं कि मैं अपने पेरेंट्स को तीर्थ करवा सकूं, मैं अपने बच्चे के अच्छे स्कूल में स्कूलिंग करवा सकूं, उसको इंटरनेशनल लोकेशन पे आउट स्टेशन भेज सकूं, मैं अब्रॉड भेज सकूं, अच्छे एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए रीजन होना चाहिए। और यदि आपके पास दोनों रीजन प्रॉपर हैं, खुद के लिए पैसा कमाना, अपने परिवार के लिए पैसा कमाना, अपने भविष्य के लिए पैसा कमाना, तो मैं आपको गारंटी से बताता हूं, वर्तमान को छोड़ दीजिए, वर्तमान को छोड़कर आगे बढ़िए और भविष्य की तैयारी में अपने आप को झोंक दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्षमा चाहूंगा, वर्तमान को जीते रहेंगे, वर्तमान को एंजॉय करते रहेंगे, जो है उससे खुश रहेंगे, कल कभी आपको वह नहीं देगा, वो आपको मिल ही नहीं सकता जो आप उम्मीद कर रहे हैं, जो आप उम्मीद करके बैठे हैं। रीजन तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए अपने जीवन में, इतना स्ट्रांग रीजन होना चाहिए कि वो रीजन आपको रात को देर तक काम करने के लिए और सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर कर दे। रीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए और रीजन इतना भूख उत्पन्न करना चाहिए हमारे शरीर के अंदर कि हमें मजबूर कर दे कि हम रोज उसके लिए मेहनत करें, इतना करें कि जब तक वो हमें मिल ना जाए। अंत डिसाइड मत कीजिए कि मैं इतने अमाउंट पे रुक जाऊंगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। रुकना तो है ही नहीं। अगर बहुत ज्यादा कमा लिया है ना आपने, तो इसलिए कमाइए कि मैं दान कर दूं। एंड्रो कार्नेगी जो स्टील इंडस्ट्री के मालिक थे, अमेरिकन स्टील के मालिक माने जाते हैं, जनेता माने जाते हैं, स्टील इंडस्ट्री, स्टील के बादशाह माने जाते थे। उन्होंने अपने गोल बुक में एक बार लिखा था अपना 2 रीजन, 20 साल की उम्र में अमीर हो जाऊंगा और जिस दिन मरूंगा सब खत्म कर दूंगा। सुनने में बड़ा ही छोटी चीज लगती है कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा 20 साल की उम्र में ही कि मैं दुनिया को बदल दूंगा, इतिहास रच दूंगा और स्टील का बादशाह हो जाऊंगा और जिस दिन मरूंगा सब दे दूंगा। किसको दिया उन्होंने वो सारा कुछ? जितना कमाया था वो किसको दिया उन्होंने? समाज को दिया। क्योंकि मिला कहां से था?
जहां से मिला था उसी को समर्पित, वो वाला फॉर्मूला रखिएगा अपने जीवन में। खूब खूब और बहुत कमाने की इच्छा रखिएगा। और कोई पूछ दे करोगे क्या, बोलना दान कर दूंगा। पहले उतना कमा तो लूं कि इस काबिल हो जाऊं कि उतना दान कर सकूं। छोटे छोटे कमाने वाले और छोटे छोटे दान करने वालों को ना तो कोई जाना है ना तो कोई जानेगा। तो इसलिए तो अपने ख्वाब छोटे मत रखिएगा कि मैं करूंगा क्या इतने पैसे का। इसलिए अपने ख्वाब छोटे मत रखिएगा। पैसा कमाने की भूख को छोटा मत रखिएगा, या सोच के मत रहिएगा कि इतने पैसे की मुझे जरूरत ही क्यों है। मैं जानता हूं आपके आसपास, और मैं जानता हूं आपकी परवरिश ही ऐसे हुई है कि पैसा ही समस्या है, पैसा ही दर्द है, पैसा ही कष्ट है, पैसा ही ये है, पैसा ही वो है। मत सुनिएगा उनकी, मेरी सुनिए। आप मेरे जैसों की सुनिए जो बताते हैं पैसा ही जरूरत है, पैसा ही वर्तमान है, पैसा ही भविष्य है, पैसा ही खुशी है। बहुत खुशी मिल गई है, अब भर पेट अनाज नहीं है खाने के लिए। कितने दिन रहेगी खुशी आपके पास? अब बहुत अनाज मिल गया है, खुशी ही नहीं है। क्या बोलूं मैं इसके आगे? मैंने सुना है बहुत सारे लोगों को बोलते हुए, मुझसे भी लोग बात करते हैं, कहते हैं मुझे बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा, और बड़े निराश रहते हैं। पहले खुश होइए और पैसा मांगिए, क्योंकि जब पैसा आता है जो आपके पास वर्तमान में होता है ना, उसको बढ़ा देता है। पैसा खुद बढ़ेगा, वर्तमान में जो चीजें उसको बढ़ाएगा। दिन भर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, पैसा आता जाएगा, आपके दुख परेशानी बढ़ती चली जाएगी। स्माइल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पैसा आएगा, खुशी को बढ़ाता चला जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं बार बार। आप ड्रिंक करते हैं, आपको ड्रिंक करने का बहुत शौक है, आप लगभग वीक में हर वीक ड्रिंक करते हैं या वीक में 2 दिन ड्रिंक करते हैं। जब पैसा आएगा तो आप ड्रिंक करना और बढ़ा देंगे, आप और लग्जरियस ड्रिंक पीना शुरू कर देंगे। हो सकता है रोज पीने लगे, क्योंकि जो हैबिट आपकी होती है, जो आप कर रहे होते हैं, जिस तरह से कर रहे होते हैं, वह चीज बढ़ती चली जाती है जब पैसा बढ़ता है। तो मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूं, आदतें अच्छी रखिए, गुण अच्छे रखिए। खराब आदत, खराब गुण के साथ अधिक पैसे मत कमाइए। पैसे कमाने के पहले अच्छी संगत बनाइए, अच्छे गुण रखिए, खराब आदतों को छोड़ते चले जाइए और अच्छी आदतों की तरफ बढ़ते चले जाइए। पैसे के साथ लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ध्यान रखिए। निगेटिव, गंदा, खराब लोगों का एनवायरनमेंट रखेंगे तो खराब लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। आपके आसपास पैसे बढ़ेंगे तो रीजन यदि तय है, गोल तय है, पैसे तो बढ़ेंगे ही। उसके पहले इसकी तैयारी कर लीजिए। कभी कि मैं एक बात बताता हूं, किसी ने से मैंने कहा, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूं, किसी से मैंने कहा, किसी रेस्टोरेंट में टिप देने की बात थी, तो मैंने कहा कि अगर ये सर्विस अच्छी देगा, अच्छे से खाना खिलाएगा, मुझे खाना पसंद आएगा, तब इसको मैं टिप दूंगा। ज्यादातर लोग या अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। मैं कुछ अलग नहीं था, मगर मेरे एक जानने वाले ने, मेरे गुरु ने मुझे बताया, उन्होंने समझाया मुझे कि नहीं, ऐसे नहीं होता। यदि तुमको अच्छी सर्विस, अच्छा खाना, और तुम यहां कंफर्टेबल होकर के बिल्कुल रॉयल सर्विस चाहते हो, तो टिप तो पहले देना होगा भाई। टिप पहले दीजिए और फिर सर्विस को एंजॉय कीजिए। जो सर्विस आप चाहते हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। वेट्रेस या वेटर आपके पास आता है, उसको निकालिए अपने जेब में से जो हायर अमाउंट आपको टिप देने की इच्छा है। हायर बोल रहा हूं, लोअर नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में आता है 100 रुपए दे दूं इसको, फिर निकालते हैं 50 रुपए या 20 रुपए। चल ठीक है, जितना कम का टिप दिया है उतने कम की सर्विस मिलने वाली है। टिप बड़ा दीजिए, और टिप बड़ी दे करके एक बार देखिए, तो मेरे कहने पर देखिए, मैंने तो आजमा लिया है। एक बार बड़ा टिप देकर देखिए, सर्विस की क्वालिटी और फूड की क्वालिटी आप देखेंगे, खराब से खराब रेस्टोरेंट में आपको अच्छा मिलेगा, आपको छोड़ेगा ही नहीं।
बिल्कुल आपके टेबल के इर्द गिर्द आपको हाथ उठाना नहीं पड़ेगा कि मुझे कोई एक सर्विस चाहिए। आपके हाथ उठाने के पहले आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से वो समझ जाएगा कि आपको क्या की जरूरत है। मैं ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि मैं कहना चाह रहा हूं, यदि पैसा आने वाला है तो उसके साथ कुछ ना कुछ जो आपकी गंदी आदतें हैं या अच्छी आदतें हैं उसको बढ़ा देगा। आपने टिप में पहले पैसा दे दिया तो आपकी क्वालिटी को पहले इंप्रूव कर चुका है वो। अगर आपने कुछ गलत ऑर्डर किया तो आपको हिंट दे देगा वो कि सर ये मत खाओ, ये ठीक नहीं बना है या ये अच्छा नहीं है, आप हमारे ये वाली चीज ट्राई तो करके देखिए एक बार। आप इंजॉय करेंगे इसको खा करके, आप कहेंगे बहुत अच्छा बना है आपके यहां का। बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे आइडियाज हैं, छोटे छोटी बातें हैं जिसको कर कर देखिए, आजमा कर देखिए लाइफ में, आपको मजा आ जाएगा जिंदगी जीने में। आप पैसे भी कमाएंगे और खुश भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। स्माइल करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। इसी तरह की और बातें सुनने के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। धन्यवाद। हेलो, मैं कृष्णा। आज फिर मैं कहानी सुनाता हूं कि कहानी से सुनाने से क्या होता है कि वो चीज समझनी आसान हो जाती है और हम जो बोलना चाहते हैं ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं आपको। एक बार एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे, बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे। पेंटिंग इतनी ब्यूटीफुल कि बाजार में उसकी अच्छी कीमत थी, लोग उनकी पेंटिंग को अप्रिशिएट करते थे। उनका एक छोटा बेटा था, कोई 6 साल का, अपने पिता को पेंटिंग बनाते हुए देखता था और देखते देखते उसने पेंटिंग बनानी सीख भी ली और लगभग 8-9 साल की उम्र में उसने एक अच्छी पेंटिंग बनाई। पिता को बड़ा अच्छा लगा, पिता ने फिर उसको पेंटिंग बनाना सिखाया। कोई 12-13 साल की उम्र में उसने पेंटिंग में महारत हासिल कर ली और उसकी पेंटिंग बिकनी शुरू हो गई। बाजार उसकी पेंटिंग की तारीफ करने लगा, लोग उसकी पेंटिंग देखने के लिए आने लगे। धीरे धीरे समय गुजरा, उसकी क्वालिटी सुधरती गई, अच्छा होता गया। एक समय ऐसा आया जब उसकी क्वालिटी, जब उसको लगने लगा मेरी क्वालिटी अच्छी है, उसने पिता से सलाह मांगी। बोला, पिता मुझे मेरी पेंटिंग की एक कीमत मिल रही है, लोग मुझे तारीफ कर रहे हैं, आप इस पर कुछ बोलेंगे? उन्होंने बोला कि मुझे ये परफेक्ट नहीं लग रही, मुझे ठीक नहीं लग रही, इसमें एक कमी है, इसको ठीक कर दो, चीज सुधर जाएगी। उसने वैसा किया, सच में चीज में और सुधार आया, और तारीफ हुई, और पैसे मिलने लगे। फिर ऐसा ही हुआ, फिर उसने पेंटिंग बनाई, पिता ने अपने आप को उसकी सलाह देना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि वो सलाह चाहता है। एक ऐसा समय आया जब उसने मास्टरपीस बनाया अपना, विश्व भर से उसकी तारीफ हुई, मुंह बोली कीमत मिली उसकी। मगर पिता ने इसमें भी कमी निकाल दी। बोला, नहीं, इसमें यह चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम ऐसा करो तो ये और अच्छा बनेगा। बेटे को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, मास्टरपीस में कमी निकाल दी। उसने पिता को टोक दिया। उसने कहा, आपकी पेंटिंग की तो कोई आज कीमत देने को तैयार नहीं, अब मैं जो काम कर रहा हूं उसमें आप लगातार कमियां निकालते जा रहे हैं, कभी तो तारीफ कर दिया कीजिए मेरे काम का। बस पिता को यह बात समझ आ गई और उन्होंने तारीफ करनी बंद कर दी और कमी निकालनी भी बंद कर दी। अब वो चुप रहते थे, कुछ भी करे बेटा, कुछ नहीं बोलते थे। कई वर्ष बीत गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल। बेटे की पेंटिंग के रेट्स गिरने शुरू हो गए, लोगों ने उतनी तारीफ करनी बंद कर दी। बेटा बड़ा परेशान हुआ। उसने बड़ी मेहनत की, अलग अलग तरीके से उसने कोशिश की, मगर क्वालिटी नहीं आ रही थी, रेट नहीं आ रहा था। वो पिता के पास गया, उसने सारी बात बताई और कहा कि ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, मैं क्या करूं? पिता ने कहा, मुझे पता था ये समय आएगा और तुम मेरे पास दोबारा आओगे। उसने कहा, यदि आपको ये बात पता था तो आपने मुझे उसी समय क्यों नहीं बताया जब मैंने आपको रोका था? उसने कहा कि उस समय तुमको समझ नहीं आता, क्योंकि इस दौर से मैं भी गुजरा हूं। मेरे पिता ने मुझे पेंटिंग बनानी सिखाई थी और मुझसे तुमने सीखा है, और मैं भी जब अपने चरम पे था तो मैंने अपने पिता को इसी तरह से बोला था, मगर मुझे दोबारा उनसे गोल पाने की टाइम नहीं मिला क्योंकि वो नहीं थे। मगर मैं तुम्हारे साथ अभी भी हूं,
बोलो बेटा क्या मदद चाहिए तुमको। उन्होंने पेंटिंग देखी, फिर से उसको सलाह देना शुरू किया, उसने उस हिसाब से इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दिया। ये कहानी अपने में एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये ऐसा मैसेज कि यदि आपको अपने ने इंप्रूवमेंट करना है ना, अपने आप को बड़ा बनाना है ना, तो इंप्रूवमेंट करते रहना होगा। यदि आपने अपने अंदर इंप्रूवमेंट बंद कर दिया, अपने आप को आपने परफेक्ट मान लिया और आप मान के चल रहे हैं अब तो ये बेस्ट है मेरा, तो उस दिन से आपका बेस्ट डाउन होते होते गुड पे आ जाएगा, और कब वो एवरेज और डाउन हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जीवन में ये गांठ बांध लीजिए एक चीज, अपने आप की को कभी भी बेस्ट मत मानिए, खुद से तो मत मानिए। दुनिया बोलती है तो मान के चलिए कि दुनिया आपका नुकसान चाह रही है। एक बहुत पुरानी कोट है किसी की, यदि किसी को बर्बाद करना है तो उसकी तारीफ शुरू कर दो। मैं मानता हूं इस बात को। यदि आपके लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो आपके अपने हैं, तो आपको उनके क्रिटिसाइज की वैल्यू देनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मानना चाहिए कि वो आपके भले के लिए ऐसा कह रहे हैं। यदि आपने अपनी लर्निंग बंद कर दी, अपनी इंप्रूवमेंट बंद कर दिया, आपने नई चीजें सीखनी बंद कर दी, नए आइडियाज पे काम करने बंद कर दिए, नई बुक्स पढ़नी बंद कर दी, तो मान के चलिए आपकी नॉलेज जो है पुरानी होती जा रही है और पुराने को कोई वैल्यू नहीं मिलती। मैं अपने वीडियोस में बातें बार बार बोलता हूं। अब मैं क्यों सिर्फ मैं बोलता हूं, जो भी इस तरह की वीडियोस बनाते हैं या इस तरह की बुक्स लिखते हैं वो सभी यही बात कहते हैं। यदि आगे बढ़ना है तो कंटिन्यूअसली अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स, नई नई चीजों पर काम करते रहना होगा। यदि आपने वो बंद कर दिया है तो आप डाउनफॉल आपका आना शुरू हो जाएगा। एक और आपको सच्ची घटना बताता हूं। एक बार ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आ रहे थे, इंडिया आए, 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन। मीडिया ने पूछा आपके गुरु कौन हैं, तो उन्होंने बोला मैंने अपनी मां से मैंने चेस खेलना सीखा। अच्छा, आपकी मां ने आपको सिखाया और इस लेवल पे आकर के? उन्होंने बोला हाँ, हमेशा मुझे प्रॉब्लम हुई तो मेरी मां ने मुझे नए नए चाल और नए नए तरीके सिखाए। तो उन्होंने कहा आज आपकी मां बहुत खुश होंगी आपसे मिल करके, आपने 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी मां मुझसे खुश नहीं है। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? मेरी मां ने मुझे बताया कि मैं 2 चाल पहले जीत सकता था इस मैच को, मैंने 2 चाल गलत चली, इसलिए 2 चाल आगे बढ़ गया मैच। ये फाइनेस्ट मैच नहीं था, ये बेस्ट मैच नहीं था तुम्हारे करियर का, तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। देख रहे हैं, जो वर्ल्ड क्लास होते हैं, जो वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हैं और वर्ल्ड क्लास करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और लोग इस ऊंचाई पर पहुंच के 5 बार का चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, एशिया का इकलौता ग्रैंड मास्टर, इस जगह पे आकर के भी आगे सीखने के लिए तैयार है, नई नई चीजें सीखने के लिए तैयार है, अपनी मां से आज भी सलाह लेने के लिए तैयार है। उसकी मां ने कभी चैंपियनशिप नहीं खेला, और हो सकता है कि उनके चैंपियनशिप खेलने की उनको जरूरत ना हो, या खेले तो उतना अच्छा परफॉर्म ना करें, मगर सलाह देने में और अपने बेटे को सलाह देने में वो गलती कभी नहीं करेंगी और उसको मास्टरपीस बनाने से कभी रोक नहीं पाएंगी, अगर वो लगातार सीखने की तैयारी करता रहेगा। किसी भी को भी उठाकर देख लीजिए, किसी की भी बायोग्राफी पढ़ लीजिए, उसने कभी भी अपने आप को रोका नहीं आगे बढ़ने से। कोई भी उठा लीजिए, क्रिकेट के बादशाह, क्रिकेट के भगवान कहे जाने में सचिन तेंदुलकर का ही वो एग्जाम्पल ले लीजिए आप। सचिन तेंदुलकर एक बार अपने 200 शतक बना करके लौटे और अगले दिन सुबह सुबह मैदान में आ गए प्रैक्टिस करने के लिए। 6 बजे उनकी एक हैबिट थी कि रोज 6 बजे आकर के 500 बॉल फेस करते ही थे। मीडिया ने घेरा, जैसे मीडिया की आदत होती है। आपने सुबह सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आपको क्या एक्साइटमेंट नहीं थी, आपको एक किस तरह का नहीं चाहते थे देखना कि मीडिया क्या लिख रही है आपके लिए, सोशल मीडिया में लोगों ने क्या बोला है, कौन कौन से फोटोग्राफ्स आपके छपे हैं। उन्होंने कहा मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो देखने की और मैं देखूंगा भी, मगर यदि मैंने पहले वो देख लिया तो अगली बार वो देखने के लिए मैं बचूंगा नहीं। इसलिए पहले मैं मेहनत करूंगा, आगे की तैयारी करूंगा
और आगे के लिए मैं कि हमेशा मेरे साथ ऐसा होता रहे, उसके लिए मैं लगातार मेहनत करूं, वो मेरी जरूरत है। यदि मैंने मेहनत रोक दी, आगे सीखना बंद कर दिया, तो वो सब आना बंद हो जाएगा, छपना बंद हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। मैं कृष्णा। बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आपने मोटिवेशनल। सब बोलते हैं बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, पॉजिटिव सोचो, सुबह जल्दी उठो, बुक्स पढ़ो। मैं कहता हूं कुछ मत करो, सब बेकार है, सब मन घड़ंत बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है किताबें पढ़ने से, कुछ नहीं होता बड़ा सोचने से, कुछ नहीं होता पॉजिटिव सोचने से। आपको लग रहा होगा ना कैसी बातें कर रहा है, खुद भी ऐसी बातें करता था और आज मैं उसी को डिनाई कर रहा हूं। हां, मैं इसलिए डिनाई कर रहा हूं, जब तक आपको पता ही नहीं है वो चीजें करनी किस लिए हैं, तो करेंगे क्या। एक सवाल पूछता हूं आपसे, सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपने बहुत जगह सुना होगा। क्यों उठना चाहिए जल्दी? आपको क्यों उठना चाहिए जल्दी? आपको पता है क्यों उठेंगे आप जल्दी? बुक्स पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़ें बुक? क्या हो जाएगा बुक पढ़ने से? एक कहानी सुनाता हूं, या कह लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं क्या बोलना चाहता हूं समझ आएगा अब आपको। एक समय था जब एक कंपनी ने सोचा, उसके फाउंडर ने सोचा कि मैं भारत जैसे मार्केट में, भारत में, इंडिया में पानी की बोतल बेचूंगा। जो हम पानी 20 रुपए खरीद के पीते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। ये क्लोज टू 1960 के आसपास की बात है। उसने डिसाइड किया, उसने एक टीम भेजी इंडिया कि जाओ पता करके आओ कि क्या मार्केट का साइज है, क्या सेगमेंट है, और किस तरह का एक वर्ग है जो पीना चाहता है। इसको बोलते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन और मार्केटिंग का रिसर्च। तो ये करना पड़ता है। कोई भी अगर बड़ा आप प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो उसके पहले आपको ये चीजें देखनी पड़ती हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। तो उसने भेजा टीम आई, उसने पूरा कंट्री घूमा, लोगों से मिले, सैंपल्स इकट्ठे किए और वापस चले गए अपने कंट्री। उन्होंने जाकर के रिपोर्ट दी कि साहब उस कंट्री में पानी बेचना बहुत मुश्किल है, हम कहें इम्पॉसिबल है। उसने पूछा ऐसा क्यों? उसने कहा कि वो देश तो नदियों का देश है, भारत नदियों का देश है, यहां लोग नदियों को मां कहते हैं, मां का दर्जा प्राप्त है नदियों को। उस देश में आप पानी बेचोगे? उसने बोला और बताओ, और तुमने वहां क्या देखा? उसने कहा कि लोग वहां पर डायरेक्ट नदी का पानी पी सकते हैं। इस तरह कितना साफ पानी है उस देश का। इतना ही नहीं, उनके पास गंगा जैसे इतने प्योर नदियां हैं कि उसके पानी को वो लोग कहीं रख दें उठा करके तो कभी वो खराब नहीं होता। तो उसने पूछा सॉल्यूशन बताओ। उसने बोला पॉसिबल नहीं है। पूरी टीम का एक जवाब था कि नहीं हो सकता, इंडिया में आप बोतल बंद मिनरल वाटर नहीं बेच सकते। उसने कहा मैंने डिसाइड कर लिया है, बेचूंगा तो पानी ही, और बेचूंगा इंडिया में। अब होगा कैसे ये तुम्हारा काम है, तुम जाकर के सर्वे करो, रिसर्च करो, और नहीं होता है तो मैं खुद जाऊंगा, मगर पानी तो मैं बेच कर रहूंगा उस देश में जहां पर नदियों का देश कहा जाता है। देख रहे हैं विजन, लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म गोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। कुछ भी सरकमस्टांस हो, कुछ भी, बेचूंगा तो मैं जरूर। देखता हूं मुझे कौन रोक लेता है, और कितना टाइम लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना टाइम फ्रेम बहुत बड़ा रखा है, काम बड़ा करना है ना, तो टाइम फ्रेम उतना ही बड़ा रखा है। क्या किया उन लोगों ने? सबसे बड़ा काम हमारे इस पर खेल गए, ब्रेन पर खेल गए, बताना शुरू किया, ब्रेन वॉश करना शुरू किया। डायरेक्ट पानी पीने से ये नुकसान है, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है। कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत लोगों को फर्क पड़ा, बाकी को कुछ नहीं हुआ। नदियों के अगल बगल फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई। विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है, आपको जानकर ताज्जुब होगा, जहां पीने वाले पानी की नदियों के आसपास कोई फैक्ट्री लगती हो। और यदि लगी भी होती है तो फिल्ट्रेशन करके पानी को डालने का प्रोसेस है, अदरवाइज वो क्राइम है। समुद्र तक में लोग डायरेक्ट गंदा पानी नहीं डालते,
हम लोगों ने फैक्ट्रीज लगाई नदियों के आसपास, गटर का पानी सीधे नदी में डाल दिया, धीरे 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 करके नदियां गंदी होनी शुरू हो गई और 1 लीटर पानी आज हम 20 रुपये में खरीद रहे हैं। नदियों का देश है हमारा, नदियों का देश। मैं सिर्फ उनकी क्रिटिसाइज करने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ विजन दिखाने के लिए आपको बता रहा हूं, गोल सेटिंग की बात कर रहा हूं। शुरू में जो मैंने बातें कही ना, सुबह क्यों उठना है भाई, क्यों बड़ा सोचना है, क्यों पॉजिटिव सोचना है, क्यों अच्छा सोचना है, कोई जरूरत नहीं है सोचने की जब तक आपका गोल सेट नहीं है। गोल सेट नहीं किया है और गोल इतना छोटा सा सेट किया है ना, तो कोई जरूरत ही नहीं कुछ करने की, अपने आप अचीव हो जाएगा। गोल तो वो सेट करना पड़ता है, विजन तो वो बनाना पड़ता है जो मुश्किल हो, जो दुनिया कहती हो असंभव है, और हमने डिसाइड किया हम तो इसको करके मानेंगे और इसी जन्म में करेंगे। ऊपर वाला भी देख रहा होता है, नेचर देख रहा होता है आपके एफर्ट को। अब अपनी पूरी मेहनत तो लगा के देखिए, रिजल्ट आएगा, मैं बोलता हूं आएगा। जितने भी बड़े काम किए गए हैं, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किए गए हैं वर्ल्ड वाइड, सर्कमस्टांसेस कभी भी फेवर में नहीं रहे। जब भी कोई बड़ा काम करने के लिए कोई उतरा ना, जब वो ब्रदर्स उतरे थे कि हम फ्लाइट उड़ाएंगे, लोग उड़ कर जाएंगे, लोगों ने क्या कहा होगा, वेरी गुड, तुम कर सकते हो। किसी ने नहीं कहा होगा, लोगों ने कहा पागल है दोनों भाई, बेवकूफ हैं, ऐसा कहीं होता है क्या। मगर उन्होंने कर दिखाया और आज हम सब उड़ पाते हैं। विजन बड़ा रखिए, गोल सेट कीजिए, टेम्पररी गोल, परमानेंट गोल, लॉन्ग टर्म गोल, और ऐसे चीजें डिसाइड कर लीजिए कि मुझे करना ही करना है। मैं पैसों की बात करता हूं, बार बार करता हूं और करता रहूंगा। लोगों को अच्छी लगे बहुत अच्छी बात है, जिनको ना अच्छी लगे वो रहें गरीब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पैसे की बात करता हूं, कितना पैसा कमाना है डिसाइड तो कीजिए। पहले से मान लिया है आपने कि नहीं कर पाऊंगा, बदलिए इस सोच को। जितना आप सोच रहे हैं ना मुझे जरूरत है, उसे 10 गुना बढ़ा दीजिए अपनी सोच को। आपको लगता है कि मैं 50 लाख रुपया महीना अगर मुझे आने लगेगा, मैं लग्जरी जिंदगी जीना शुरू कर दूंगा। 80 लाख सोचिए, ग्रेविटी भी तो है ना, 30 लाख तो अपने आप डाउन कर देगी वो। 50 सोचेंगे 25-30 के आसपास आएगा। जितना चाहिए बड़ा सोचिए, मिलेगा, यकीन मानिए मिलेगा। सबको मिला है जिसने भी सोचा है। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है, तब तक आपका किया गया हर काम बेकार है, हर एफर्ट बेकार है, हर पढ़ी गई किताब बेकार है, हर सोचा गया बड़ा बेकार है, जब तक आपने ना गोल सेट नहीं किया है। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने वीडियोस में मैंने गोल सेटिंग से बनाए हैं, पता नहीं क्यों मुझे इच्छा हुई फिर से इस पर बात करने की, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको छोड़ के चला नहीं जा सकता। चले जाएंगे तो काम करेंगे कैसे। अगर आपको और भी क्लेरिफिकेशंस चाहिए तो मैं ऊपर लिंक डाल रहा हूं गोल सेटिंग के, और जो मैंने वीडियोस डाले हैं उन वीडियोस को भी देखिए, सीखिए, जानिए, करिए और शुरू कर दीजिए आज से। इसके स्लेव मत बनिए, इसके मास्टर बनिए। ब्रेन की बात कर रहा हूं, ब्रेन के मास्टर बनिए। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा यह सेशन। हैव अ ग्रेट डे। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं मुझसे, कुछ कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो कुछ मेल करते हैं, मगर ओवरऑल बहुत सारे लोगों का सवाल लगभग एक जैसा ही है। यदि मैं उसको ब्रीफ में आपको समझाऊं तो पूछते हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, साल 2 साल 3 साल हो गए हमें करते करते, जितना हमें ग्रोथ मिलना चाहिए था उतना ग्रोथ नहीं मिला, या ऐसा कहूं कि जितनी सैलरी होनी चाहिए थी उतनी सैलरी नहीं है, जितनी हमें अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए थी उस ऑर्गेनाइजेशन में, उतना उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। हम करें तो करें क्या। मैं सिंपल सा एक जवाब देता हूं ऐसे सिचुएशंस का कि उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो उस ऑर्गेनाइजेशन को जो आपके काम की रिस्पेक्ट नहीं करता, चले जाओ कहीं और। मगर
जाने के पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछ लेना कि मैं गलत तो नहीं हूं। वो सवाल है ये सारे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला, क्या आपने जो कुछ भी किया उसके लिए आपने टॉप एग्जीक्यूटिव से बात किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में? मांगने के लिए नहीं कह रहा मैं, गलत नहीं समझिएगा मुझे। बात किया कि नहीं किया आपने? अपनी बात आपने उनके तक पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? हो सकता है कि आप बॉटम लेवल पे हो सकता है आपकी बात वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही हो जहां तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो करना क्या है? पहला स्टेप, टॉप एग्जीक्यूटिव से पहले बात कीजिए, अपनी बात रखिए, अपनी बात वहां तक कन्वे करिए। यदि आपने वो काम नहीं किया, पहला काम ये कीजिए। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भूल जाइए कि आपको समय की कीमत देता है कोई कंपनी। कोई किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, बहुत सारों का ऐसा मानना होता है कि हमने वहां 8 घंटे काम किया, 9 घंटे काम किया, 2 साल से काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। कभी भी आपके ड्यूरेशन की कीमत कंपनी नहीं देता। आपने वहां क्या काम किया है उसकी कीमत देता है। उस आवर में आपने क्या वैल्यू ऐड किया है उसकी कीमत देता है ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जो मान लीजिए कोई कंपनी है जहां पे 8 घंटे 8.5 घंटे का वर्किंग कल्चर है इंडिया में जनरली, तो 8 घंटे काम करते हैं, तो क्या आप अकेलौते हैं उस कंपनी में जो 8 घंटे काम कर रहे हैं कि और भी लोग हैं वहां पर जो 8 घंटे काम करते हैं? किसी को 10,000, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 50, किसी को लाख, कई ऐसे हैं 10-10 लाख रुपए उसी घंटे के ले रहे हैं। और आपको इतने कम क्यों मिल रहे हैं? इसका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या आप जो काम कर रहे हैं उसके बदले आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वैल्यू एडिशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दूसरी चीज, तीसरा सवाल जो आपको खुद से पूछना है, यदि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भूल जाइए, टाइम ड्यूरेशन को भूल जाइए, टॉप मैनेजमेंट से बात करने के बाद भूल जाइए। लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके काम करने से वैल्यू ऐड कितना होता है, आप कितने वैल्यूएबल हैं उस कंपनी के लिए, आपकी क्या कीमत है उस कंपनी के लिए। यदि आप सेल्स में हैं तो मार्केट में आपकी क्या वैल्यू है? आपके चले जा सके ऐसा तो नहीं कंपनी बिल्कुल डाउनवर्थ आ जाएगी? क्या आपके ऐसा तो नहीं कि आपने इतने बढ़िया रिलेशन है आपके बाजार में कि आपकी वजह से ही बिजनेस मिल रहा है, आप मार्केटिंग में हैं, आपकी वजह से ही कस्टमर आपके पास आ रहे हैं। बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा है ना, फिल्मों में आप नीचे अपना डायरेक्टर अपना पूरा डिटेल लिखता है, फिल्म मेड बाय दिस, फिल्म मेड बाय दिस डायरेक्टर। कोई एक सक्सेसफुल फिल्म होती है, उसके फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है। बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, या किसी हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस का ऐड करते हैं कि इस फिल्म में वो बंदा है। क्या मतलब है इसका? वो बंदा वैल्यू क्रिएट कर रहा है उस इंडस्ट्री के लिए, उस कंपनी के लिए, उस मूवी के लिए, तभी तो उसका नाम लिख रहे हैं, फिल्म मेड बाय सो एंड सो, स्टारिंग बाय दिस दिस दिस। होता है ना, आप भी देख कर जाते हैं ना कि ये वाला एक्ट्रेस मेरा फेवरेट एक्टर है, बहुत अच्छा फिल्म काम करता है, ये बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे मूवी बनाता है, मुझे भी इसकी फिल्म देखनी चाहिए, हो ना हो इसकी फिल्म तो अच्छी होगी। होता है कि नहीं होता है? जिसका जवाब आप खुद दें, मैं आपको इसका जवाब नहीं दूंगा। यदि आप मानते हैं हाँ ऐसा होता है, आप एक्टर एक्ट्रेस की वजह से मूवी देखने जाते हैं, हाँ बाजार आपकी वजह से आपकी कंपनी के साथ रिलेशन बिल्ड करना चाहता है, आप इतने इंपॉर्टेंट हैं उस कंपनी के लिए, इसके वजह से मार्केट उस कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो तुरंत अपनी कंपनी को छोड़ दीजिए यदि आपको कंपनी उसके बदले आपको एवेल्युएट करके नहीं दे रही है। मगर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा काम कर लीजिए अपने ऊपर, थोड़ा रुक जाइए वहां पर। आप अपने आप को गलत एवेल्युएट कर रहे हैं, गलत माप रहे हैं अपने आप को। यदि वो चीजें ऐसी नहीं हो रही हैं तो क्या करना चाहिए? सवाल आपने पूछ लिए हैं, यदि जवाब मिल गया है आपको तो आप बात कीजिए ऑर्गेनाइजेशन में और कंपनी छोड़ दीजिए। और यदि इसके सबके जवाब आपके पास नहीं मिल पा रहे हैं और मैक्सिमम के जवाब आपके नो में मिल रहे हैं, तो जो करना है वो सुन लीजिए, अपने ऊपर काम शुरू कर दीजिए। क्या करते हैं मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं। आप खाना अच्छा बनाते हैं, बेस्ट हो जाइए खाना बनाने में।
आप जूता अच्छा पॉलिश करते हैं, पॉलिश करने में बेस्ट हो जाइए, कोई फर्क नहीं होता। बाल अच्छा काटते हैं, बाल काटने में बेस्ट हो जाइए। टेलर बहुत अच्छे हैं, टेलर काटने में बेस्ट हो जाइए। एवरेज रहेंगे, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ना तो अभी तक कर रहा था ना आगे भी करेगा। सिंपल सा एक इकलौता अंतिम उपाय यही है, अपने ऊपर काम शुरू कर दीजिए, अपना बेस्ट हो जाइए। आप यदि महानगरों में रहते होंगे, ए ग्रेड सिटीज में रहते होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कुछ फूड कोर्ट्स के पास इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है, लाइन लगी रहती है, फिर भी लोग उसी के यहां खाना खाते हैं। सो एंड सो राजमा वाला, सो एंड सो छोले वाला, सो एंड सो पराठे वाला, सुना है ना ऐसे ऐसे नाम। उसके यहां चल के खाएंगे, उसके यहां चल के खाते हैं। क्या कर रहा है वो अपने खाने में? ऐसा क्या है? उसके बगल वाला या मक्खी मार रहा है और उसके यहां लाइन लगी हुई है, 15 मिनट 20 मिनट 1-1 घंटे की वेटिंग है। अरे जल्दी चलो, 2 बजे उसका खत्म हो जाता है। क्या कर रहा है ऐसा हो कि 2 बजे उसका खत्म हो जाता है, और बगल वाले का शाम को 5 बजे तक बेच रहा है, कोई फिर भी नहीं आ रहा। वो ऐड कर रहा है उसके अंदर वैल्यू, वो ऐड कर रहा है अपनी एक्सपर्टीज, वो ऐड कर रहा है अपनी ट्रस्ट जो उसने मार्केट में कमा ली है। बस उसी ट्रस्ट, उसी वैल्यू, उसी को आपको ऐड करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने काम में। किसी की बहुत फेमस लाइन है कि खुद पर इतना काम करो, खुद पर हार्ड वर्क करो, किसी कंपनी के लिए कभी काम मत करो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी काम मत करो। जब भी करना है ना तो अपने लिए काम करो। जब तक आप अपने लिए काम करेंगे, आप बेस्ट करेंगे। जिस दिन आप किसी और के लिए कर रहे होंगे ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं आप क्या कर रहे होंगे। समय है स्किल्स पर काम कीजिए, नॉलेज पर काम कीजिए, बेस्ट पर काम कीजिए। एवरेज पर काम करेंगे, नॉर्मल पर काम करेंगे, दूसरों से उम्मीद करेंगे तो मान के चलिए या लिखवा लीजिए मुझसे, कंप्लेन ही करते रह जाएंगे, प्रोडक्टिव कभी नहीं हो पाएंगे। अगर मेरी बात थोड़ी हार्श लगी हो तो सॉरी बोलता हूं मैं आप लोगों को, मगर मजबूर हूं। कड़वी दवाई ही फायदे करती है। अगर बहुत बुरी बीमारी लग गई है ना तो उसका इलाज बहुत टफ होता है, दवाइयां बड़ी कड़वी कड़वी खानी पड़ती है, बड़े गंदे सर्जरी से गुजरना पड़ता है। अगर बुरी लग गई तो मुझे बड़ी खुशी है आपको बुरी लग गई है मेरी बात। अब आप सुधरने के लिए तैयार हैं, तैयार हो जाइए आगे बढ़ने के लिए, अमीर होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, पावरफुल होने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। मैं कृष्णा। मैंने एक नेचर देखा है लोगों का, करते क्या है कि उनको कुछ निगेटिव ढूंढ लेने में बड़ी एक अंदर से खुशी मिलती है। एक इन्होंने हैबिट डेवलप कर लिया है, एक ऐसा हैबिट जब तक वो चीज कर नहीं लेते हैं तब तक उनके अंदर वो खुशी आती ही नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। रिसेंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी रोड की सफाई वगैरह करवाई और बहुत सारे गमले लगवाए रोड पे। कोई गेस्ट आने वाला था, उसको लेकर के मेरे साथ एक और मेरे फ्रेंड थे, वो ट्रेवल कर रहे थे साथ में हम लोग। मुझे चीजें बड़ी अच्छी लग रही थी, मतलब कितनी सफाई है, कितने अच्छे गमले लगाए हुए हैं, सब कुछ कितना अच्छा है। मैं उन्होंने जो चीज देखी, उन्होंने कहा देख यार एक गमला टूटा हुआ है, देख ना यहाँ कूड़ा पड़ा है। मैंने कहा यार तुम्हें पूरे उसमें सिर्फ वो टूटा हुआ क्यों दिखाई दिया, तुम्हें इतनी सारी अच्छी चीजें थी वो क्यों नहीं देखी तुमने? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेवलप ही वैसे किया है अपने आप को। उसी तरह की पेरेंटिंग है, उसी तरह का हमारा ब्रेन का सेटिंग है, उसी तरह से हमने बचपन से अपने आप को ब्रिंग अप किया है। तो जो हमने किया है वही तो रिजल्ट आएगा ना। मैं अपनी वीडियोस में यही बात तो आपको बोलता हूं बार बार, काम करना पड़ेगा खुद पे, अच्छा ढूंढने पर, अच्छा बनने पर, अच्छा करने पर काम करना पड़ेगा। अपने आप नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, वो लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते थे, लगभग सभी 30th फ्लोर 35th फ्लोर पर रहते थे। मगर क्या हुआ कि एक दिन एलिवेटर किसी वजह से नहीं चल रहा था, तो लोगों ने डिसाइड किया वी आर एनर्जेटिक पर्सन,
चलो हम लोग ऊपर चलते हैं, पैदल चल देते हैं। एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचने के बाद उनमें से एक को याद आया, अरे यार मैं चाबी तो अपनी गाड़ी में भूल आया। कोई इश्यू नहीं है इसमें भूल आया तो, मुझे प्रॉब्लम अब ये है कि हम कहीं अपनी चाबी तो नहीं भूल गए हैं, अपने लाइफ की चाबी। एक ऊंचाई पे पहुंच जाने के बाद हमने अपने वो जो चाबी है कहीं छोड़ तो नहीं आए हैं नीचे, कहीं हमें उस चाबी को दोबारा लेने जाने की जरूरत तो नहीं है, बाहर के बदलाव की जरूरत नहीं है, यकीन मानिए नहीं है। बदलाव तो हमें अंदर करना है। दुनिया बहुत तेज स्पीड से दौड़ रही है, बहुत तेज स्पीड से। एक मैसेज आया था मुझे, उसमें था कि अब अगला जनरेशन जो होगा वो रील वाले फोटोग्राफ नहीं देख पाएगा। हमारे टाइम पे होता था ना, एक रील में 30 फोटोग्राफ 35 फोटोग्राफ खींच पाने की कैपेसिटी होती थी, अब वो नहीं देख पाएगा। समझ रहे हैं कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। लैंडलाइन फोन हुआ करता था, खत्म सा हो गया है, सबके हाथ में मोबाइल है। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट भाग रही है। हम क्या उतना फास्ट भाग रहे हैं क्या? हमने अपने आप को उतनी तेजी से चेंज किया है क्या जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है? उसी घिसे पिटे आइडियाज के साथ जी रहे हैं, उसी घिसे पिटे स्टाइल में जी रहे हैं। क्यों नहीं हम बदल रहे खुद को? क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं खुद को? बहुत पुराना कोट है ना, किसी के लिए ग्लास आधा तो किसी के लिए ग्लास भरा। सेम माइंडसेट, पूरी तरह से माइंडसेट है। आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? पैसे कमाने हैं, सक्सेसफुल बनना है, किसी भी फील्ड में आप हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, चेंज नहीं करेंगे खुद पे, कितना भी काम कर लीजिए, कितना भी काम कर लीजिए, नहीं कुछ होगा। रिजल्ट तभी आएगा जब आप खुद को बदलेंगे, खुद में बदलाव लाएंगे। मैं अभी रिसेंट कहीं जा रहा था, किसी से मिलने का मौका मिला। वहां एक व्यक्ति और थे, उसी कन्वर्सेशन को सुन रहे थे। वो हमसे एक तरह से उस कन्वर्सेशन के पार्ट नहीं थे, मगर एक हैबिट होती है लोगों की, जहां उनसे रिलेटेड चीज निकल आए या फिर ऐसी चीज जिससे वो नापसंद करते हैं वो निकल आए तो जबरदस्ती कूद आते हैं उस कन्वर्सेशन में। यही ऐसा ही हुआ। मेरे फ्रेंड थे, कह सकते हैं आप मेरे फ्रेंड थे, उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने बोला कि यार मुझे प्लांट्स पसंद नहीं। मैंने कहा हो सकता है यार नहीं पसंद है आपको। बोला मुझे फ्लावर्स भी पसंद नहीं। मैंने कहा हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी को कोई चीज पसंद आती है, किसी को नहीं आती। मैंने बोला मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद है, कोई इश्यू नहीं है। बस उस व्यक्ति ने ये चीज सुन ली, आ गया लड़ने के लिए। कोई ऐसा होता है क्या पृथ्वी पे जिसको फूल ना पसंद हो, पेड़ पौधे ना पसंद हो? तुम कैसे आदमी हो? तुम होते कौन हो जो कि पसंद ना पसंद को डिफाइन करोगे? अरे भाई उसकी मर्जी है, नहीं पसंद है उसे, उसका टेस्ट है, उसको वो टेस्ट नहीं पसंद है। किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को मीठा नहीं पसंद होता। इसकी वजह से क्या वो आदमी गलत हो गया? पूरी तरह से ब्रेन का खेल है। हमने अपने ब्रेन को इतना संकुचित कर रखा है ना, इतना टाइट कर रखा है, चेंज के लिए रेडी ही नहीं है। कोई यदि हमें कहता है बदलने के लिए तो हम उसी से लड़ पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हुआ ही नहीं है। अरे आप होते कौन हो इतना ज्यादा डिफाइन करने वाले कि ऐसा हो ही नहीं सकता? ऐसा हुआ है, ऐसा लोगों ने किया है, और ऐसा करेंगे तभी चेंज आएगा, और तभी आप सक्सेसफुल होंगे, तभी आपके पास पैसे आएंगे। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, समथिंग लाइक दैट। मैंने कब मना किया कर्म मत करो? करो ना भाई कर्म। मैं कैसे करो? इस ब्लॉक माइंडसेट के साथ कि जिन लोग अमीर हो गए हैं उनके लिए एक बायस रखते हुए कि नहीं वो आदमी ठीक नहीं होता, पैसा गर्त की तरफ ले जाता है, जिसके पास पैसा आया और विनाश का रास्ता है। इस माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस माइंडसेट के साथ आप अमीर होना चाहते हैं, कभी नहीं हो पाएंगे। जो आज सक्सेसफुल हो गए हैं उनके लिए पॉजिटिव रखिए। जो आज सक्सेसफुल हो गए हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। जिन्होंने आज पैसा कमाया है उस पैसे को कमाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो चोरी करते हैं, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा जिन्होंने धोखा देके पैसा कमाया है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने थॉट प्रोसेस से पैसा कमाया है।
पैसा कमाना गलत बिल्कुल नहीं है। खूब पैसे कमाइए, खूब पैसे कमाइए, क्योंकि उस कमाने के प्रोसेस में जो आप बन जाएंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता जिस प्रोसेस को। पैसा कमाना अगर आपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है और सिर्फ पैसा कमाना बना लिया है, तो उसको कमाना इतना भी आसान नहीं है। उस प्रोसेस में जब आप उतरेंगे ना, उस पाइपलाइन में जब उतरेंगे ना, और लोगों से मिलेंगे जो लोग पैसे कमा रहे हैं और जिन्होंने कमा लिया है और उसको कमा रहे हैं लगातार, तो आप देखेंगे कितने अलग हैं वो लोग, कितने डिफरेंट हैं वो लोग हमसे या उनसे, जो लोग इस मेंटेलिटी को रखते हैं कि पैसा ही गर्त का, पैसा ही नुकसान का, पैसा ही विनाश का रास्ता है, मन की संतुष्टि नहीं मिलती, कंफर्टेबल नहीं होते, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। किस गरीब को देखा है आपने साल में 2 बार बाहर घूमते जाते हुए? किस गरीब को देखा है आपने कि सुबह शाम और दोपहर में अच्छा खाना खा रहा हो और इंजॉय कर रहा हो जिंदगी को, अच्छी गाड़ी में घूम रहा हो, लग्जरियस जिंदगी जी रहा हो? ये सिर्फ अमीर कर पाते हैं। हम, आप या वो लोग जो इस माइंडसेट के हैं, जो सोचते हैं कि ये पैसा नुकसान करता है, वो कभी नहीं घूम पाते। सुबह वही 9 से 8 की जिंदगी और उसके बाद घर में लड़ाई झगड़ा और वही 1-1, 2-2 रुपए के लिए छीना झपट। चलिए, ज्यादा ज्ञान दे दिया मैंने इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा हो आप वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। मैं कृष्णा। एक बार एक आदमी को किसी ने 1 करोड़ रुपए दिए और कहा कि इसको 24 घंटे में खर्च कर दो, मगर कंडीशन ये है कि आपको उस पैसे से कोई चीज खरीद के अपने पास रखनी नहीं है, खर्च करने हैं सिर्फ। बड़ी मेहनत की उस आदमी ने, दिन भर की मेहनत, मगर वो खर्च कर नहीं पाया। 10 लाख रुपए खर्च नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हुआ? इसको बोलते हैं प्लानिंग, फिनेंशियल प्लानिंग। आपकी फिनेंशियल प्लानिंग ही नहीं है। फिनेंशियल प्लानिंग किस तरह से? यदि आपके पास कल को पैसे आ जाते हैं, बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, तो उसको करेंगे क्या? कैसे इन्वेस्ट करेंगे? कहां रखेंगे? क्या करेंगे? पता ही नहीं है। बहुत सारे क्विज विनर्स को देखा है ना आपने, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, किसी किसी का लॉटरी निकल आता है, करोड़ों रुपए जीत जाते हैं, करोड़ों रुपए। 4 साल 5 साल में फिर वो उसी जगह पे आ जाते हैं जहां से वो निकल के गए थे, खत्म। या फिर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा, रिटर्न ही नहीं आ रहा, और उनकी हालत वही है 15-20 हजार रुपए वाली। इसको बोलते हैं लैक ऑफ नॉलेज, फिनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर नहीं है। आपने अपने लाइफ में कोई भी इस तरह की पढ़ाई की ही नहीं है। मैं आपको कहानी सुनाता हूं फिर। एक बार एक राजा अपने लौ लश्कर के साथ जंगल घूमने निकला। शिकार भी करेगा, घूमेगा भी। लौटते हुए थोड़ा अंधेरा हो गया और रास्ता भटक गया, और उसके जो सिपाही थे किसी और तरफ चले गए, वो कहीं और चला गया। भटकते भटकते गांव पहुंच गया। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, इनको बुलाया, उनसे बातचीत की, और दिन भर उसका थका हुआ था, उसको भूख भी लग गई थी। तो उसने उसको बताया कि मैं राजा हूं और इस तरह से मैं रास्ता भूल गया हूं, बच्चों क्या तुम मेरे खाने का इंतजाम कर सकते हो? उसने कहा क्यों नहीं राजा जी, आप वेट कीजिए, मैं यूं खाना लेके आता हूं आपके लिए। घर गए, जाके खाना लेके आया। राजा ने खाना खाया, बड़ा खुश हुआ। जितनी इंथुजियाज्म के साथ वो बच्चे घर से खाना लेके आए, पानी लेके आए, उसके लिए बड़ा खुश हुआ राजा। उसने बोला बेटा आप तीनों मुझसे कुछ मांग लो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। उन बच्चों ने बड़े देर सोचा, फिर बोले कि मुझे खूब सारा पैसा दे दो, इतना पैसा कि मैं सब कुछ खरीद सकूं। राजा ने कहा बिल्कुल मैं दे दूंगा तुमको। बोला तुम बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उसने क्या कहा कि मुझे खूब सारे महल चाहिए, मुझे अच्छे घर चाहिए, गाड़ियां चाहिए। तो राजा ने कहा यह भी हो जाएगा। तीसरे के नंबर आया, तीसरा कुछ बोले ही नहीं। राजा ने बोला कुछ बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो होगा तुम्हारे मन में। उसने बोला मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं खूब सारा नॉलेज लेना चाहता हूं, मेरे लिए ऐसी व्यवस्था कर दो कि मैं बहुत पढ़ाई कर पाऊं। राजा ने कहा इसमें कोई इशू नहीं है, हमारे खुद के अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तुम उसमें चाहो तो पढ़ सको, या तुम बताओ तुम कहां पढ़ना चाहते हो, मैं तुम्हारी वहां पढ़ने की व्यवस्था करता हूं जब तक तुम पढ़ना चाहोगे। एक ऐसा समय आया लगभग 20 साल बाद, वो बच्चा पढ़ लिख कर बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ज्ञानी बना।
राजा ने उसको अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। एक दिन बातचीत करते हुए राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे वो दोस्त कहाँ हैं, वो दोनों, जब आज से 20 साल पहले जब हम मिले थे जंगल में तो मिले थे, उनकी स्थिति क्या है? तो उसने बोला मेरी कोई कांटेक्ट में नहीं हूं मैं उन लोगों के, मगर आप कहोगे तो मैं ढूंढ निकालूंगा। तो उसने कहा हाँ मैं चाहता हूं तुम तीनों आओ एक साथ, हम रात में आज का भोजन करेंगे। उसने कांटेक्ट ढूंढा और उन दोनों को बुलाया। राजा ने पूछा कि क्या स्थिति है तुम्हारी, जिसके बाद पैसा था। पैसे वाले ने बोला कि राजा कुछ दिन तो बड़ी अच्छी जिंदगी चली, मगर एक बार घर में डकैती हो गई और एक बार चोरी हो गई और सारा पैसा लुट गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास, मैं वही लेबर की जिंदगी जी रहा हूं। दूसरे का नंबर आया, पूछे तुम्हारे घर और साम्राज्य का क्या स्थिति है? उसने कहा कि एक बार बहुत तेज बाढ़ आई थी और एक बार थोड़ा भूकंप भी आया था, आपको याद होगा, सारा घर टूट टाट गया, सब कुछ गाड़ियां वगैरह बाढ़ में बह गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तीसरे का नंबर आया, उसने तुम्हारे पास क्या है? उसने बोला मेरे पास कुछ ऐसा था ही नहीं जो बह जाए, चोरी हो जाए, टूट जाए, मेरे पास तो ज्ञान है, शिक्षा है, जो चाहूंगा बना लूंगा, जितना चाहूंगा उतना बना के रख लूंगा। दिस इज कॉल्ड द एजुकेशन। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पैसा भी कमाना है तो नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर्टी बनानी है नॉलेज होनी चाहिए। पैसा बहुत सारा आ रहा है आपके पास, तो ये बहुत तरीके पैसा आ रहा है, पता ही नहीं करना क्या है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं, सैलरी आई है, सैलरी क्रेडिट हुआ, थोड़ा बहुत खर्चा किया, उसके बाद महीने के अंदर पैसे पड़े हैं 15,000 20,000 रुपया। पूछते हैं करूं क्या कृष्णा? चल खर्च कर देते हैं, पार्टी कर लेते हैं, सामान खरीद लेते हैं, नया मोबाइल ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, चलो कहीं घूमने चले जाते हैं। पता ही नहीं है करे क्या, पता ही नहीं है कैसे उसको इन्वेस्ट करें। बड़ी गंभीर स्थिति है। एक और मैं आपको सिचुएशन बताता हूं, लोगों के साथ एक है कि तैयारी रखते ही नहीं है, किसी भी चीज की तैयारी ही नहीं है। आज मन में सोच रहे हैं मैं अमीर बन जाऊं, सारे फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, मगर रेडी नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है। यदि मान लो तुम्हारे अंदर इतनी नॉलेज है, सारे स्किल्स तुमने खोल दिए हैं, सब तरह से पैसा आने की उम्मीद दिख रही है, वो उसको इन्वेस्ट कैसे करोगे, उसको यूज कैसे करोगे, उन स्किल्स को कहां पर खर्च करोगे, क्यों तुम वो पैसे में कन्वर्ट हो, तैयारी ही नहीं की है। जब तक आप तैयारी पूरी नहीं रखोगे पैसा नहीं आएगा, और यदि आ गया टिकने वाला नहीं है। कभी किसी बेटी के ब्याह करता है बाप, तो क्या करता है? महीनों से तैयारी करता है, महीनों से, तब उस दिन आकर रिलैक्स हो पाता है और शादी कर पाता है। हम लोग जिंदगी की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिंदगी बनाने के लिए पैसा कमाना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन इतनी सी नहीं है हमारे पास, नॉलेज नहीं लिया है, कॉन्फ्रेंसेस जाने से बचते हैं, बुक्स पढ़ने से बचते हैं, नया वीडियोस देखने से बचते हैं, अच्छे स्पीकर्स को सुनने से बचते हैं, और अच्छे लोगों के ग्रुप में जाने से बचते हैं, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, है ना? क्यों? अगर कल को आ गया तो करोगे क्या? एक माइथोलॉजिकल एक छोटी सी एक स्टोरी है। एक बार एक आदमी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, वर्षों तक उसने बड़ी तपस्या की या फिर बहुत रोज विनती की, पूजा पाठ किया कि भगवान मुझे छप्पड़ फाड़ करके संपत्ति दो, छप्पड़ फाड़ के संपत्ति दो। बहुत दिन से एक ही बात बोले। माता पार्वती ने शंकर भगवान को बोला कि देखो कितना बड़ा भक्त है हमारा, इतने दिनों से तुमसे बोल रहा है कि आप इसको छप्पड़ फाड़ करके दो, क्यों नहीं इसको धन संपत्ति देते हो, हम चाहे तो इसको दे सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं माता पहले एक बार छप्पड़ बनाए तो, ये कह रहा छप्पड़ फाड़ कर दो, इसने बनाया ही नहीं है, फाड़ू तो क्या फाड़ कर दूं? तैयारी ही नहीं की है। तैयारी तो करो मेरे दोस्त, तैयारी प्रॉपर रखो। यदि आपके पास आज 10 करोड़ रुपए आ जाते हैं, उसको कहां इन्वेस्ट करना है, कैसे खर्च करना है, कहां पर उससे मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, किससे मुझे पैसिव इनकम आएगा, कौन सी पाइपलाइन में मुझे कहां पैसा डालना है, किससे मुझे अपने एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करना है, सब कुछ सोचकर रखना पड़ेगा, सब कुछ तैयार करके रखना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो तो पैसा बरसने वाला है, इंतजार करो, समय आ चुका है। अगर आज नहीं जागोगे, अभी नहीं जागोगे, अभी रेडी नहीं होगे, तो
तो जब आ जाएगा ना, उस समय रेडी होने का टाइम नहीं देगा, आगे बढ़ जाएगा। तुम्हारा दरवाजा नॉक करेगा, तुम खोलने के लिए रेडी नहीं खड़े हो, तो नेक्स्ट दरवाजे पे चला जाएगा, तुम्हारा वेट नहीं करेगा। लक्ष्मी इंतजार नहीं करती किसी का। लक्ष्मी खड़ी है, जिस तरफ उसको बुलावा आएगा उधर चली जाएगी, आपके लिए वेट नहीं करेगी। आपको उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा। कोई भी बड़ा, जब बहुत बड़ा इवेंट करना चाहते हैं, बहुत बड़ी प्रिपरेशन होती है उसकी, बहुत सारे नक्शे बनते हैं, बहुत बार मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद भी लास्ट टाइम भी बिल्कुल रीप्रूफ रीडिंग होती है, सब कुछ चेक किया जाता है, एक बार ट्रायल रन करवा के देखा जाता है। जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन जब इस तरह के काम करते हैं तो बहुत तैयारियां करते हैं। अगर मान लो तैयारी नहीं की और 1000 लोगों को इनवाइट कर रखा है, क्या होगा उस टाइम पर? अफरा तफरी मचेगी और बेइज्जती अलग होगी। पैसे तो लग गए जो लगने थे, मगर प्रिपरेशन ना होने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, तैयारी प्रॉपर रखो, तैयार रहो, पैसा आने वाला है। यदि आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, तकरीबन मुझे 8-9 महीने हो गए हैं बनाते हुए वीडियोस, और कुछ वर्ष और लगेंगे, थोड़ा सा और टाइम दे दो अपने ऊपर। यदि बस मेरे वीडियोस के हिसाब से यदि आप चल रहे हो ना, बाकी और कुछ भी नहीं कर रहे हो, नहीं कुछ और कर रहे, बुक्स पढ़ रहे हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो, या किसी और की भी वीडियो देख रहे हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी और के वीडियोस देख रहे हो, अगर अच्छे स्पीकर्स हैं वो लोग, अच्छा उनका नॉलेज है, देख रहे हो और सिर्फ कंटिन्यूअसली उन्हीं को फॉलो कर रहे हो और साथ में बुक पढ़ते जा रहे हो कंटिन्यूअसली, तो यकीन मानो समय आ गया है आपका। यदि आपने तकरीबन 1 साल 1.25 साल की मेहनत कर ली है, तो लगभग 5-6 महीने और इंतजार करो, पैसा बरसने वाला है। तैयारी तुम्हारी अगर नहीं की है तो तैयारी करके रखो। चलो, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन। हैव अ ग्रेट डे। फोन का साइज देख के आप व्यक्ति के औकात का अंदाजा लगा सकते थे। इतना ही नहीं, फोन के अलावा उसके जो कॉल रेट होते थे इतने हाई होते थे, यदि कभी कॉल आ जाए या कॉल करनी पड़ जाए तो आपका कलेजा हाथ में आ जाता था। मैं उस जमाने में कॉलेज में था। आप लोग मेरी यदि उम्र का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं बता दूं, सिर्फ साल बढ़े हैं, मैं अभी भी उतना ही जवान हूं। जब शुरुआत में मैं आया था तो उन्होंने कहा था एक सीनियर आ गए हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ गया। तो ठीक ठाक कॉलेज चल रहा था, सब कुछ मस्त था, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सब कुछ हो रहा था। मगर जब खुजली होती है ना, तो कुछ आदमी कुछ ऐसा कर जाता है कि कुछ ऐसा हो जाता है अपने साथ। मैं बाजार चला गया, बाजार जाके एक मैगजीन खरीद लाया। मैगजीन का नाम नहीं बताऊंगा, आजकल केस हो जाते हैं। उस मैगजीन में एक आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू छपा हुआ था। पत्रकार ने पूछा, यदि आप आईएएस ऑफिसर नहीं होती तो क्या होती? अजी जनाब, यदि जवाब सुन लोगे ना तो मैं तो चौंक गया था, आप भी चौंक जाओगे। कहती हैं, नहीं होती? कभी ऐसा सोचा ही नहीं? अजी हाँ, कभी सोचा नहीं। मगर हम तो बिल्कुल फैन हो गए थे उस समय। अपना कॉन्फिडेंस उनके कॉन्फिडेंस से ऊपर था। डिसाइड कर लिया तो उसी टाइम पे कि आप बनेंगे तो सिर्फ आईएएस ऑफिसर ही और कुछ नहीं। घर गया, इन्फॉर्म किया पेरेंट्स को, चल दिया आईएएस फैक्ट्री की तरफ, यही अपना मुखर्जी नगर। जा करके एक रूम लिया, लग गए पढ़ाई लिखाई करने में और खूब पढ़ा। जिधर देखो उधर ही सब पढ़ने वाले, ये लगा हुआ है पढ़ाई में, दिन रात पढ़ने में, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो दिन आया जिस दिन एग्जाम होने वाला था, सुबह से पेट में जो खुजली शुरू हुई, गुड़गुड़ाहट, सब कुछ हो रहा था जो कुछ होना चाहिए था। सेंटर पे पहुंचा, सब कुछ नॉर्मल, क्योंकि सारे एक जैसे थे, सबके 2 आंख 2 कान 1 नाक, से सुना था मैंने, मगर वहां जाके यकीन हो गया, नहीं सब एक जैसे हैं, सब मेरी तरह है, ये निकाल सकते तो मैं क्यों नहीं। एग्जाम दिया, रिजल्ट आया। उस समय मोबाइल में रिजल्ट नहीं देखे जाते थे, उसके लिए साइबर कैफे जाना पड़ता था। 20 रुपए में देख करके साइबर कैफे में क्या क्या होता था मुझे बताने की जरूरत नहीं। लाइन लगी हुई थी रिजल्ट देखने के लिए, मेरा नंबर दूसरे नंबर पे था। मेरे पे आगे वाला जो भाई बैठा हुआ था वो स्क्रीन पर हाथ रख करके कीबोर्ड पर ऊपर की ओर कुछ देख के बुदबुदाया, फिर उसने कुछ नंबर दबाए और स्क्रीन पर बहुत सुंदर सा मैसेज फ्लैश हुआ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वो ऐसे चौंक रहा था जैसे कि उसका रैंक आ गया हो। फिर मेरा नंबर था। आपको क्या उम्मीद है मुझसे? मैंने तो पढ़ा लिखा आदमी, इतने आसानी से टूटने वाला हूं नहीं। अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत जान लेता हूं।
जानता था फेलियर इज पार्ट टू सक्सेस। हिंदी में बोलते हैं असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। मैं पहली सीढ़ी पार कर चुका था, एक फ्लोर ऊपर था मैं। फिर से रूम में लौटा, फिर से अपने आप को तैयार किया, फिर से पढ़ाई लिखाई शुरू की और सब कुछ नॉर्मल हुआ ही था कि नीचे के फ्लोर से शोर आना शुरू हुआ। अपने वही अमित भैया वो पास हो गए थे। उस समय तक 3 इडियट मूवी भी रिलीज नहीं हुई थी, जो कि मुझे पता रहे कि दर्द कितना होता है दोस्त पास हो जाए और आप बस होना क्या था, लगा रहा। फिर से नया साल नई तैयारी। इस बार कुछ अलग था। इस बार मैंने कुछ दोस्त बनाए थे, दोस्त भी ऐसे जो बहुत पढ़े लिखे, इतने इंटेलिजेंट। एक तो ऐसा था, नाम मैं उसका भी नहीं लूंगा क्योंकि उसके माता और पिता दोनों आईएएस ऑफिसर थे और उसका लक्ष्य आईएएस बनना था ही नहीं। उसका लक्ष्य तो था रैंक निकालना, किसी तरह भी अपने पिता से बेटर रैंक पर जाना था। आ गया उसके संगति में, मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत समझदार थे वो, बहुत मुझे केयर भी करते थे। हम दोनों का संयोग से सेंटर भी एक ही पड़ गया और सब कुछ वैसा ही था। 2 आंख 2 कान वाले लोग वहां मौजूद थे। मैंने भी एग्जाम दिया, उन्होंने भी एग्जाम दिया। ये वो दिन फिर से आया जब रिजल्ट आने वाला था। आपके भाई के साथ क्या हुआ होगा, मैं सेकंड सीढ़ी पे पहुंच गया था। असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है, दूसरी सीढ़ी भूल जा रहे हो आप लोग। मगर इसी बीच में एक मेरा फोन बजा। फोन किसी और का नहीं था, ये उन्हीं का फोन था जिनके साथ मैं तैयारी करता था, जो रैंक निकालने के लिए बैठे थे। इस बार वो नहीं थे उस फोन पे। मुझे पूरी उम्मीद थी वो खुशखबरी देने के लिए उन्होंने फोन किया होगा, उनका सिलेक्शन हो गया होगा। मगर उनके पेरेंट्स थे इस बार फोन पे और उनके पेरेंट्स ने बोला वो नहीं रहा, उसने कर लिया था। बहुत दुखद था क्योंकि उनका लास्ट अटेम्प्ट था। मैं बस एक बात बता दूं आप सभी को, आत्महत्या करना कभी समाधान नहीं है, कभी समाधान नहीं है। सिविल सेवा परीक्षा, उसमें सेवा जुड़ा हुआ है। उस सेवा का मतलब होता है समाज की सेवा। समाज सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी पद पर बैठे हो, इसके लिए सिर्फ जरूरी है कि आपके अंदर इच्छा बनी हो। कविता सुनाना, कहानी सुनाना, गाना सुनाना, कॉमेडी करना, ये सब भी समाज सेवा ही है। हम सब समाज सेवा कर रहे हैं, हम सबको समाज सेवा करनी चाहिए और उसके लिए किसी परीक्षा को देने की जरूरत नहीं। मैंने उस दिन के बाद कभी भी मुखर्जी नगर की तरफ मुड़कर नहीं देखा और आप लोगों के सामने मैं कहानियां सुनाता हूं। धन्यवाद।